नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह इस बार भी आपको कहानी सुनाने का वादा है और आपके सामने इस बार फिर से एक कहानी लेकर मौजूद हूँ। और इस बार भी एक शायर और गीतकार की ही कहानी है और थोड़ी सी अलग सी है। और भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी आपको एक बेहतरीन शायर और गीतकार की कहानी सुना चुका हूँ। आपको याद होगा, जी हाँ, वही साहिर साहब और उनकी अधूरी सी लव स्टोरी एक लेखिका के साथ, अमृता प्रीतम जी के साथ, उनकी क्या मोहब्बत थी, इसकी कहानी आपको सुनाई थी। और आज भी एक शायर की कहानी, एक अजीम फनकार की कहानी आपको सुना रहा हूँ। और ये भी साहिर के ही ज़माने के शायर थे, बेहतरीन लिरिसिस्ट थे, एक से एक बढ़कर गाने लिखे आपने। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना। बेकरार करके हमें यूं न जाएंगे, आपको हमारी कसम लौट आएंगे। बेकरार करके हमें यूं न जाएंगे, आपको हमारी कसम लौट आएंगे। सुना आपने, कितने बेहतरीन गाने लिखे उन्होंने, मतलब लाजवाब। और ख़ास बात यह है कि उनके गानों को आज भी इश्क करने वाले, मोहब्बत करने वाले, जो थोड़े से पढ़े लिखे किस्म के लोग हैं और थोड़ी समझ रखते हैं और जिन्हें लगता है कि नहीं यार, मैं अपनी बात कहूँगा इस रूप में तो थोड़ा सा दूर तलक जाएगी, तो वो लोग उनके गानों को अपने शब्दों में ढालकर आज भी पेश करते हैं। और उस अजीम शायर और उस अजीम गीतकार का नाम है शकील बदायूनी। उन्होंने हर तसव्वुर के, हर फितरत के गाने लिखे, हर तरह के गाने लिखे और अपने दौर के बड़े गीतकारों में, महान गीतकारों में शुमार होते चले गए। और आज उन्हीं की आपको एक कहानी सुना रहा हूँ और इस कहानी का नाम है कि भरी महफिल में किससे मात खा गए शकील। शकील साहब की कहानी आज आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मौजू है थोड़ी सी, और इसलिए मौजू है क्योंकि 20 अप्रैल को उनका निधन हो गया था। 20 तारीख आने ही वाली है, मुझे लगा थोड़ा सा आप लोगों से उनके बारे में बातें शेयर की जाएं। और जो दौर शकील साहब का था और उन जैसे तमाम मशहूर शायरों लेखकों का रहा है, तो उस समय एक ट्रेंड था और ट्रेंड ये था कि जो सभी लोग मुंबई गए तो अपनी एक पहचान के साथ गए, और वो पहचान थी उनका शहर, और वो बहुत मजबूती के साथ वो पहचान बनी। और उस दौर के आप जितने भी शायर देख लें, आप जितने भी लेखक देख लें फिल्मों में, वो कहीं ना कहीं अपने शहर का नाम लगाते हैं। साहिर लगाते हैं, हसरत लगाते हैं, शकील भी लगाते हैं। और शकील बदायूनी जो लिखते हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, इसलिए उन्होंने बदायूनी लिखा। साहिर लुधियानवी लिखते थे, लुधियाना के थे। हसरत जयपुर के थे तो उन्होंने जयपुरी लगाया। और ये बहुत मशहूर रहा, मजरू ने सुल्तानपुरी लगाया। और इन सभी ने जो नाम कमाया वो कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, वो अपने आप में एक इतिहास है। और शकील 3 अगस्त 1916 को बदायूं में ही पैदा हुए थे। और बदायूं अपने आप में बहुत ऐतिहासिक शहर है, मतलब केवल इसलिए नहीं कि वो शायर पैदा होते हैं, बदायूं महाभारत काल से इतिहास का हिस्सा है। और 3 शहरों के नाम मैं ले रहा हूँ, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। ये तीनों शहर, जो वर्तमान तीनों शहर हैं उत्तर प्रदेश के, ये महाभारत का एक शहर हुआ करता था, बहुत बड़ा सा शहर हुआ करता था, पांचाल। तो ये पांचाल जो जनपद था, ये इन तीनों शहरों में आता था, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद में। और इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी,
अहिच्छत्र और काम्पिल्य, मतलब पांचाली और पांचाली के पिता द्रुपद, धृष्टद्युम्न, ये उनका पूरा साम्राज्य था। और पांचाली का जो स्वयंवर था वो भी काम्पिल्य में ही हुआ था। एक और बड़ी बात यह है कि मुस्लिम परंपरा में एक बड़े सूफी संत हुए हैं, बहुत नाम है उनका, और दिल्ली में उनकी कब्र है। उनका नाम है शेख निजामुद्दीन औलिया, और शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म भी बदायूं में हुआ था। इसके अलावा यानी औलिया साहब के अलावा शकील तो हैं ही, लेकिन इससे पहले भी कई साहित्यकार, कई लोगों ने यहाँ पर पैदा हुए और नाम कमाया। उनमें से सबसे प्रमुख इस्मत चुगताई है, कोई छुपा नहीं है नाम उनका, मतलब बहुत मशहूर लेखिका हैं। इसके अलावा फानी बदायूनी और बेखुद बदायूनी भी यहाँ पैदा हुए हैं। शकील साहब लिहाजा बदायूं में पैदा हो गए हैं, और उनके अब्बा जान, उनके पिता चाहते थे कि यार बेटा अच्छी तालीम हासिल करे। ऑब्वियसली बात है, हर पिता यही चाहता है। और जब ये उनके पिता यानी कि मोहम्मद जमाल अहमद ने चाहा तो उन्होंने इसके कुछ बंदोबस्त भी कर दिए। अपने बेटे के लिए घर में ही उन्होंने हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी सब पढ़ने का इंतज़ाम कर दिया। ये होते हैं पिता, और ये होते हैं कि बच्चे में कुछ करवाना चाहते हैं तो उसकी नींव हमेशा पिता ही रखता है। ये इतिहास गवाह है। मतलब वो जो पुट है ग्रेट बनाने का, उसकी नींव तो पिता ही डाल देता है, वो जैसे भी हो अनचाहे। तो साहब पढ़ाई शुरू हो जाती है, और बदायूं में भी इस तरह का तमाम कुछ असर था, शेरो शायरी का माहौल था, और उसमें भी इन सबका असर शकील साहब पर पढ़ना लाजमी था, और जो कि पढ़ा भी। शकील साहब घर पर तो पढ़ ही रहे थे, लेकिन जो माहौल होता है, वो जो तरबियत होती है, वो आप पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में असर डालती ही है, निस्संदेह, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो साहब घर पे पढ़ते गए, असर आता गया, लफ्ज़ आते गए, हर्फ आते गए, और शकील कुछ कुछ बनते गए। 1936 में शकील चले जाते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, और 1940 में उनकी शादी हो जाती है। बीए करने के बाद शकील दिल्ली आ जाते हैं, यहाँ उनकी नौकरी लग जाती है। लेकिन अंदर तो एक शायर है, एक लेखक है, और एक कमाल का आदमी है, एक राइटर है। अब एक राइटर है तो वो कुछ ना कुछ तो अपना करेगा ही। शकील के अंदर जो लिखने पढ़ने का जो टैलेंट कुलाचे मार रहा था, वो दिल्ली वाले संभाल नहीं पा रहे थे। वो दिल्ली में संभाला नहीं जा सकता था, और उन्हें मुंबई आना ही था। अब शकील को मुंबई आना था, सो वो आ गए, और 1944 में उनके कदम मुंबई में पड़ जाते हैं। और यहाँ उनकी मुलाकात होती है एक प्रोड्यूसर, फिल्म प्रोड्यूसर AR कारदा साहब से और नौशाद साहब से। नौशाद द फेमस म्यूजिक डायरेक्टर एट दैट टाइम। तो दोनों से मुलाकात होती है, और इसी दौरान मुलाकात होती है, कुछ चीज़ें कुल बुला रही थी इन्होंने, कुछ अपनी बातें रखी होंगी। तो नौशाद ने शकील साहब से कुछ लिखने को कहा कि जरा कुछ लिख के बताओ, मियाँ आए होती दूर से, कुछ लिख दो। तो जब अंदर ढेर लगा हुआ है लिखने का, तो वो लिखा भी गया। और जब लिखा और जब नौशाद ने वो पढ़ा, तो नौशाद को कुछ ऐसा लगा कि यार जो चाहिए था वो मिल गया, और लगता है ये जोड़ी बनने के लिए थी। और जब ये पढ़ा नौशाद साहब ने, तो नौशाद साहब ने ये बात AR कारदा को बताई, बोले यार गजब का लड़का मिला है, और इसको अपनी दर्द के लिए कर लो। उस समय एक फिल्म बन रही थी दर्द के लिए कर लिया जाता है नौशाद साहब को। और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। दर्द में सारे गाने शकील साहब ने लिखे, दर्द सुपरहिट हुई, और दर्द केवल सुपरहिट ही नहीं हुई, इसके बाद एक गठबंधन बना, इसके बाद एक दोस्ती बनी, इसके बाद एक मिसाल कायम होने वाली चीज बनी, और वो थी शकील और नौशाद की दोस्ती, शकील और नौशाद का गठबंधन। और इन दोनों के गठबंधन ने जो किया वो जबरदस्त है। बैजू बावरा, मदर इंडिया जैसी कमाल की हिट फिल्म, दुलारी, ये फिल्म, मुगले आजम, ये फिल्में दी हैं दोनों ने।
इन फिल्मों के गाने दिए हैं दोनों ने। मतलब आज तक आप वो गाने गुनगुना सकते हैं, वो गाने आप गा सकते हैं। एक फिल्म का नाम मैंने छोड़ दिया था, गंगा जमुना, और उस फिल्म का गाना मैं सुनाऊंगा आपको। तो नौशाद और शकील ने कमाल किया, जबरदस्त रहा दोनों का सफर। शकील की जिंदगी का माइलस्टोन चौधरी का चांद फिल्म में आया। चौधरी का चांद यानी गुरुदत्त साहब और वहीदा रहमान जी। और इसकी 2 कहानियां हैं और एक एक करके छोटी छोटी कहानियां हैं, वो सुनाऊंगा। और पहली बार काम कर रहे थे शकील गुरुदत्त साहब के साथ, और इस फिल्म में म्यूजिक दे रहे थे रविशंकर शर्मा यानी कि संगीतकार रवि साहब। और शकील भी पहली बार, शकील के लिए फिल्म इसलिए बड़ी थी क्योंकि शकील पहली बार नौशाद के इतर से किसी के साथ काम कर रहे थे, और इसलिए फिल्म का बड़ा होना लाजमी हो जा रहा था। दोनों पुरानी जोड़ी थी, उन्होंने पुरानी जोड़ी तोड़ी थी और वो इससे निकलकर बाहर आए थे। गुरुदत्त साहब के लिए भी ये फिल्म काफ़ी बड़ी चुनौती थी क्योंकि उनकी असल में कागज़ के फूल फ्लॉप हो गई थी। फिल्म बहुत अच्छी थी, लेकिन कई बार अच्छी फिल्में भी फ्लॉप हो जाया करती हैं, वजह कई सारी होती हैं। तो गुरुदत्त साहब के लिए भी चिंता की बात थी, बेचैनी थी उनके अंदर कि यार होगा क्या। और इसके लिए उन्होंने एक नई जोड़ी बनाई थी। गुरुदत्त और सचिन देव बर्मन की जोड़ी टूट चुकी थी, तो वो एक नई जोड़ी के साथ कुछ कारनामा करना चाह रहे थे, कुछ हिट जैसा देना चाह रहे थे। शकील भी बेचैन थे कि यार वो चीज़ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो एक दिन ऐसे ही ये टोली स्टूडियो में बैठी हुई थी और तभी शकील ने रवि से कहा कि यार सब कुछ ठीक तो रहेगा ना। तो रवि ने ही मजाक में थपकी देते हुए कहा, अरे काहे चिंता कर रहे हो, सब एकदम बढ़िया रहेगा, बस तुम तो जो कर रहे थे वो करते रहो, तुम्हारे तो वैसे ही लेखनी में जादू है यार, उसमें कहीं कोई डरने वाली बात थोड़ी। लेकिन ये सब चीजें सुन रहे थे गुरुदत्त भी, क्योंकि गुरुदत्त भी वहीं बैठे हुए थे। गुरुदत्त थोड़ी सी बंगाली बोलते ही थे, काफी बोलते थे। तो गुरुदत्त ने बंगाली में कहा, फिल्म कागज के फूल फ्लॉप हो गई थी, बोले ज्योति संगीत ऐसे चौले में ना दादा, ज्योति संगीत फेल हो बे, ज्योति संगीत नहीं चले तो शकील तुम ही बदायूं चले जाओ, रॉबी तुम अपने घर चले जाओ, और आमी डूब के जान दे देवो। तो इस तरह से उन्होंने कुछ कहा। हालांकि इसके बाद रवि और शकील ने उनसे कहा कि दादा ऐसा कुछ नहीं होगा और हम लोग कमाल करेंगे। और कमाल हुआ भी, और वो कमाल हुआ जो आज भी मोहब्बत करने वालों के लिए एक मिसाल है। चौधरी का चांद हिट हो जाती है। चौधरी का चांद केवल हिट ही नहीं होती, ये शकील के लिए भी माइलस्टोन बन जाती है, क्योंकि शकील को इस फिल्म के लिए पहला फिल्म फेयर मिला 1961 में। गाना था चौधरी का चांद हो तुम या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। कुछ कहना ही नहीं इसके बारे में। और इस गाने को तो आज भी लोग, आज भी वो इश्क करने वाले, आज भी मोहब्बत करने वाले किसी न किसी अंदाज में अपनी प्रेमिका को पेश करते ही रहते हैं। हाँ ठीक है, किसी और का गाना है तो क्या हुआ, है तो अपने ही लिए नए, कुछ इसी तरह का भाव रहता है। यहीं पर कारनामा नहीं रुकता है शकील साहब का। लगातार 2 साल इसके बाद फिल्म फेयर मिलता है। 1962 में भी उनको फिल्म फेयर मिला और 1963 में भी उन्हें फिल्म फेयर मिलता है। मतलब कमाल, 61, 62, 63 लगातार 3 साल वो फिल्म फेयर जीतते हैं। 62 में उन्हें मिला फिल्म घराना के लिए और 63 में उन्हें फिल्म फेयर मिला फिल्म 20 साल बाद की। चौधरी का चांद को लेकर, इस गाने को लेकर, टाइटल सॉन्ग को लेकर एक और कहानी है। उसी समय एक ग्वालियर में मुशायरा हुआ करते थे और तब ऐसा कुछ नहीं था, सभी बड़े लोग पहुंचे थे, शकील भी गए थे और नागपुर से भी एक बड़े शायर उसमें शामिल हुए थे और उनका नाम है गुलाम मोहम्मद नातिक। और नातिक साहब मिर्जा दाग के शागिर्द थे, खुद भी बड़े फनकार थे, खुद भी बड़े शायर थे। अब हुआ यह कि शकील तो पढ़ ही रहे थे, तो शकील ने नातिक का भी एक शेर पढ़ दिया। पढ़ा जा सकता है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन नातिक साहब को ये थोड़ा सा नागवार गुजरा। तो नातिक साहब भड़क गए,
असल में वजह कुछ और थी, और उसकी वजह बनी ये शेर। नातिक साहब को मौका मिल गया और वो भड़क तो गए, साथ में बोलते ये हैं कि मियाँ तुम्हारे पिता और चचा दोनों शायर हैं और तुम शायरी के बेसिक नियम भी भूल गए फिल्मों में जाने के बाद। मतलब इतनी गुस्ताखी और इतने बड़े समझने लगे हो खुद को। शकील साहब क्या करें, सुनते रहे। और शकील ने कहा भी कि माफी मांगी। बोले आप कहें तो मैं उसे, तब तक वो नहीं समझ पाए थे कि बात आखिर हो किस पे रही है। तो शकील ने कहा कि आप बताएं, मैं दुरुस्त कर लेता हूँ। नातिक फिर भड़के, बोले क्या खाक दुरुस्त कर लोगे? वो तो तुम्हारा लिखा रिकॉर्ड भी हो गया और मैंने रेडियो पे सुन भी लिया है। आप शकील क्या करें? बोले आप कहाँ गलती हो गई ये बता दीजिए। तो नातिक ने कहा तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तुमने मीटर वीटर का तुम्हें कुछ ध्यान रहता है कि नहीं रहता है? असल में नातिक बहुत ही करीने के शायर थे और वो शेरो शायरी में कुछ मीटर होते हैं कि आप पहले पद में इतना लिखेंगे, आप दूसरे पद में इतना लिखेंगे, ये शब्द लिखेंगे, ये हर्फ रहेगा ही रहेगा, आप कुछ घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। तो इस तरह की चीजें। अब शकील ने लिखा था गाना कि 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। बिल्कुल ठीक है। और नातिक का ये कहना था, नातिक साहब कह रहे थे कि शकील तुम्हें लिखना, तुमने यहाँ एक शब्द मिस कर दिया, तुम एक शब्द खा गए और ये तुम्हारी गलती है। और वो शब्द है सिर्फ वो एक तुम चाह रहे थे कि 14वीं का चांद हो या तुम आफताब हो। उन्होंने लिखा था 14वीं का चांद हो या आफताब हो। ये सिर्फ आफताब के पहले तुम चाह रहे थे। लेकिन अब शकील साहब क्या ही बताएं, डांट खाते रहे, डांट सुनते रहे कि नहीं आप सीनियर हैं, आप बड़े हैं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये उस समय लेजेंड्स की निशानी हुआ करती थी कि कोई कुछ बोले तो उसे सुन लेना है, जवाब नहीं देना है। और उसकी वजह भी थी, दरअसल नातिक सिर्फ शायर थे और उन्हें फिल्मों का, फिल्मी माहौल का कुछ अंदाज़ा नहीं था कि म्यूजिक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर गाने की धुन को के लिए, गाने को बेहतर करने के लिए कई बार काट छांट भी कर देते हैं। तो कई बार आपको गाने के नियम या शेर के नियम, शायरी के नियम, इनसे इतर भी आपको लिखना पड़ता है। लेकिन अब नातिक साहब बेचारे क्या ही जाने, क्योंकि उनका फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था और इसलिए कुछ कहा नहीं उन्होंने, शकील ने, और चुपचाप डांट खा ली। तो ग्रेट शायद ऐसे ही होते हैं, उन्हें अपनी गलती मानने से पल भर भी गुरेज नहीं होता। गलती मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि शायद बड़ा ही हो जाता है, ऐसा कहते हैं लोग। एक और किस्सा है, डायरेक्ट तो शकील का नहीं है लेकिन गाना तो शकील का ही है और कमाल का गाना है ये। गाना क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय फिल्मों में इससे अच्छा भजन बना नहीं है। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा का ये गाना है। फिल्म के सभी गाने हिट हैं, रफ़ी साहब ने कमाल किया है, शकील साहब ने लिखा है। और कमाल की बात यह है कि इस गाने को गाने वाले, इस गाने को लिखने वाले और इस गाने को संगीत में ढालने वाले तीनों मुस्लिम। कल्पना कीजिए क्या ही कमाल है। शकील लिख रहे हैं, रफ़ी साहब गा रहे हैं और नौशाद साहब म्यूजिक दे रहे हैं। कमाल, क्लासिक, अल्टीमेट, फैबुलस, स्पीचलेस। तो एक बार किसी ने कहा उस दौर में कि रफ़ी साहब को बधाई दी कि गजब का गाया है साहब आपने, मतलब इसमें तो कमाल ही कर दिया। लेकिन रफ़ी हैं और रफ़ी क्या कहते हैं ये काबिले गौर है, काबिले तारीफ भी है। और फिर से मैं वही कहूँगा कि ग्रेट्स ऐसे ही होते हैं। और रफ़ी साहब ने बहुत ही संजीदगी से, बड़ी विनम्रता से 2 लाइनें कह दी कि बोले साहब इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। मन तड़पत हरि दर्शन को आज जो आप गाया हुआ देखते हैं और आपको लगता है कि बहुत ज़बरदस्त बन पड़ा है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। इसमें लिखने वाले का कमाल है, इसमें उस संगीत का कमाल है। और सबसे बड़ी बात इसमें कि ये राग मालकौंस में है और राग मालकौंस में है, बस यही इसकी खूबसूरती है, यही इसकी सबसे बड़ी बात है। मेरी जगह कोई भी ये गाना गाता तो यकीन मानिए इतना ही अच्छा होता।
इसमें मेरा कुछ नहीं है। ये है रफी साहब, ये है एक लेजेंड की बात। मन तरपत हरिधर शन को आज, मन तरपत हरिधर शन को आज। दोस्तों, लेजेंड्स दो तरह के होते हैं। एक वो जिन्हें खुद ईश्वर गढ़कर भेजता है, उन्हें खुद ईश्वर तलाशता है। उन्हें तो आसमान में होना ही होगा, आज नहीं कल, कितनी ठोकरें हो जाएं, कितने कुछ भी फांका कशी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उन्हें तो आसमान में पहुंचना ही है, क्योंकि वो ईश्वरी होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं। उन्हीं के लिए शब्द भी गढ़ा गया है। एक ये है। दूसरे वो लोग होते हैं जो अपनी मेहनत से, अपनी अनुशासन से खुद को मांझते हुए ऊपर पहुंचते हैं। दोनों ही लोग जबरदस्त होते हैं। लेकिन पहलों को आप क्या कहेंगे? बहुत सारे नाम हैं इसमें। अमिताभ बच्चन है, राज कपूर है, आज यदि बात करूं तो यूसेन बोल्ट हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, न जाने कितने नाम हैं। पेले होंगे, नन अदर देन मैराडोना होंगे। अब बोल्ट जैसा तो मैंने अभी तक स्प्रिंटर देखा ही नहीं। 3 ओलंपिक में ओलंपिक गोल्ड, अनबिलीवेबल, मिरेकल। तो आप कहाँ जाएंगे? तो बहुत अलग अलग चीजें हैं। एक तो ऊंचाई पर पहुंच जाना और ऊंचाई पर बने रहना। ऊंचाई पर पहुंचना तो एक बार फिर भी आप कह सकते हैं कि उतना मुश्किल नहीं है। मेहनत से, समर्पण से, लगन से, हौसले से, टैलेंट से पहुंचा जा सकता है। लेकिन लगातार ऊंचाई पर बने रहना, ये कमाल होता है। लगातार इतिहास रचना कमाल होता है। लगातार कोई भी चीज नहीं होती, कभी ना कभी थमती है। लेकिन आप कुछ लगातार करते हैं, इट मीन्स आप में पोटेंशियल है। और एक और बात होती है कि आखिर वो पोटेंशियल होता क्या है? पोटेंशियल बड़ा तो रच दिया जाता है, बड़े में कोई बुराई नहीं है, आपने बहुत अच्छा लिख दिया। लेकिन कई बार सामान्य चीजों से बहुत कमाल रच देना, वो ग्रेड्स होते हैं। कुछ भी नहीं, 14वीं का चांद या आफताब हो, जो भी हो तुम, खुदा की कसम लाजवाब हो, गजब है। प्यार किया तो डरना क्या? मतलब कुछ भी नहीं है इसके आगे, कुछ भी नहीं, सब फेल है। और ऐसे ही थे शकील, महज 53 साल की उम्र में वो दुनिया छोड़कर चले गए। ईश्वर ने उन्हें बहुत उम्र दी नहीं, लेकिन जो भी उम्र उन्हें मिली, कुदरत ने, ईश्वर ने उन्हें जितनी भी उम्र बख्शी, उसमें कमाल करते रहे और लेजेंड बन गए, मिसाल बन गए, कमाल करके चले गए। और कुदरत सबको उम्र नहीं देती, कुदरत टैलेंट देती है। और इसके तमाम उदाहरण हैं हमारे पास, हमारे इतिहास में, कि उम्र और टैलेंट का थोड़ा सा व्यतिक्रमानुपाती है, थोड़ा सा एंटी प्रोपोर्शनल है। उम्र मिलेगी तो सब कुछ नहीं मिलेगा, उम्र नहीं मिलेगी तो टैलेंट मिलेगा। नाम बताऊं कुछ? बिल्कुल बताऊंगा। विवेकानंद, जरा सी हूं, लेकिन क्या, एवरीबॉडी नोज। शंकराचार्य, 32 साल, क्या कर गया वो आदमी? केरल से निकला, हिमालय तक गया, कुछ बताने की जरूरत नहीं। 4 पीठ, एक जबरदस्त दर्शन, आज तक अकाट्य, वो शंकर है। मुंशी प्रेमचंद, मात्र 56 साल, लेकिन वो लेखनी की आज भी लोग वैसा लिखने के लिए तरस जाएं। उतना सिंपल, उतना साधारण, उतना बेलाग, उतनी साफगोई मैंने तो नहीं देखी। किशोर, रफी, मुकेश भी उसी कैटेगरी के, बहुत जल्दी 50, 52, 56, बस यही कुछ। उम्र सबको नहीं मिलती, लेकिन जिन्हें उम्र नहीं मिलती उन्हें वो मिलता है, कुदरत उन्हें वो देती है जो वो किसी और को नहीं देती है। ज्यादा ज्ञानवाणी हो गई हो तो आपसे माफी चाहता हूं, थोड़ा सा ज्ञान कभी कभी हो जाता है। अगले शनिवार शाम 6 बजे एक बार फिर नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए।
और सुनते रहिए मुझे, यानी अब्दुल को। हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। आज शकील साहब के एक बेहतरीन गाने के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। बहुत ही गजब का गाना है, गंगा जमुना का, और मतलब भाषा और उस पर दिलीप की एक्टिंग, दिलीप साहब का डांस कमाल बन पड़ा है। जो सुनिए, एंजॉय कीजिए। जय हिंद। नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। Watch Ani TV.